रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज की चंद एक अहम जो खबरें हैं वो ये है, सबसे पहले तो इमरान खान ने जो अपना लॉन्ग मार्च था उसका ऐलान कर दिया कि वो अब इस्लामाबाद कब पहुंचेंगे। तो दूसरा, उन्होंने ये जो उनका सिटी टू सिटी एहतजाज चल रहा था, जो रैलीज और जो लॉन्ग जो एक प्रोटेस्ट जो समझ लें, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उनका जो लॉन्ग मार्च है वो 26 तारीख को उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान से जो वो कारकुन है वो इस पिंडी पहुंचे, और 26 को मैं खुद लीड करके इस्लामाबाद की जानिब हम अपना लॉन्ग मार्च बढ़ाएंगे, और वहां जाके आपने जो मुतालबात हैं वो कौम के सामने, आपने जो हुकूमत है उनके सामने रखेंगे। और उस मुतालबे के अंदर उनका जो मुतालबा सर फहरिस्त है उन्होंने कहा, और वो मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का, इलेक्शन की अनाउंसमेंट का। दूसरा उन्होंने कहा, आज जब उन्होंने अपना वो लॉन्ग मार्च जो ये पिंडी के अंदर, क्योंकि आज उनका वो रैली थी, तो रैली के शोरका से जब उन्होंने खिताब किया तो उन्होंने कहा कि पीटीआई वो वाहिद जमात है जो वफाकी जमात है। कोई एक जमात नहीं है जो इस वक्त वफाकी हो, और ये बात उनकी ठीक है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसकी केपीके अंदर, आज़ाद कश्मीर, जीपी के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर उसकी सीटें हैं, और एम एन एज मौजूद हैं, सेनेटर मौजूद हैं, एम पी एज मौजूद हैं। और अभी आपने देखा होगा कि सिंध के अंदर पीपी की हुकूमत होने के बावजूद पिछले तकरीबन 5 से 6 माह के अंदर वो जो जो बल्दियाती इलेक्शन है वो डिले टू डिले किए जा रहे हैं। उसकी वजह यही है, उनको पता है कि वहां पे जो हालात क्रिएट होंगे, उनको पता है कि वहां पीटीआई अगर अपना मेयर लाने में कामयाब हो गई तो ये हमारे लिए बड़ा सेटबैक होगा। तो लिहाजा पीपी वाले इसी वजह से वहां इलेक्शन नहीं करवा रहे, और वो हर दफा कोई ना कोई हरबा, कभी वो सैलाब वाला लेके पहले उन्होंने मंजन बेचा, अब वो सिक्योरिटी वाला मंजन लेके बेच रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कराची के अंदर सैलाब आया था, क्या कराची के अंदर सिक्योरिटी वाली इशू क्रिएट हुए हुए हैं? तो ये वो चीजें हैं कि अगर वो इस्लामाबाद के अंदर पुलिस है तो क्या वो पीटीआई ने मंगाई हुई है? तो ये वो पूरे अवामिल हैं जो बेसिकली बुनियाद ये बनाया जा रहा है कि ये वाले इधर उधर की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि पीपी को ये मालूम हो चुका है कि अब इस दफ़ा सिंध के अंदर जो हम पहले वो स्टाइल अपनाते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि कौम ने देख लिया था जो अभी एम एन एज की सीट पे इलेक्शन हुए थे, तो कराची के अंदर से भी इमरान खान ने विन किया था, और जो मलीर से वो सीट जीते थे पीपी वाले, वो सबको मालूम है कि वो कैसे जीते थे। उनके स्टार्ट में किस लीड से पीटीआई वाले आगे जा रहे थे, लेकिन आखिर में फिर वहां जो कुछ हुआ वो सबको मालूम है। तो इस वजह से ये पूरा जो सिनेरियो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पीटीआई है वो एक वफाक की जमात है। दूसरा, इमरान खान ने आज अपनी जो तकरीर थी उसके अंदर कहा कि इस जो पीटीएम है इनका हुकूमत में आने का मिशन ये था, आपने जो 1100 अरब के केसेस थे वो माफ करवाना, और इसमें भी कोई शक नहीं है। नैब को जिस अंदाज से उन्होंने बांझ कर दिया है, इसमें किसी को दो राय है ही नहीं कि उसके उन्होंने नैब को क्यों बांझ किया। और उसके हवाले से तो उनके वफाकी वज़रा ऑन टीवी पे आके बात करते रहे। खुरम दस्तगीर ने ऑन टीवी पे कहा था, न्यूज़ न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर, कि अगर ये पीटीआई वाले रह गए तो हम सारे जेलों में पहुंच जाएंगे, ये सबको पता था। और जो आज माशाल्लाह मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जो कि एक किस्म का मजाक बन चुका है, कि जिसके खिलाफ बरतानिया की अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं, बरतानिया की अदालत के अंदर वो आज जवाब दे रहा है, लेकिन यहाँ उसके ऊपर फर्ज जुर्म लगनी थी। लेकिन वो माशाल्लाह यहाँ प्रोटोकॉल इंजॉय हो रहे हैं, और वहाँ माशाल्लाह वो सब ने देख लिया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उसका बेटा किस अंदाज से लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ तो वो कह वॉशरूम जाने के लिए उनके लिए प्रोटोकॉल लगता है, अदालतों को तो छोड़ो, लेकिन वहां उन्होंने पासपोर्ट के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाइन में लगी हुई है, और साथ बेटा खड़ा है, बेटा भी पीछे खड़ा है। ये नहीं कि वालदा के साथ खड़ा हो जाए, वहां ये भी कानून, इतना भी उन्होंने मार्जिन नहीं दिया कि चलो माँ बेटे को इकट्ठा कर दें। वो आप लाइन में देखो तो वो लाइन में प्रॉपर लगे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई हारन नहीं बजे हुए, कोई हटो बचो वाला शोर नहीं है। वहां कानून की बालादस्ती अनफॉर्चुनेटली जो एक मुस्लिम कंट्री में होनी चाहिए थी, वहां ये करे ना, वहां लगाए ना, वहां करें, ये मुझे कामे पे निकाला, फलाने पे निकाला, ले जाए ना जरा, लग पता जाएगा। लेकिन यहाँ उन्होंने अन मचा रखी है। यहाँ वो हटो बचो, ये वो पता नहीं, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में ये कहा जा रहा है कि पिछले 7 साल के अंदर उनके जो असासे थे वो 7 करोड़ से 83 करोड़ पे पहुंच गए हैं। 80 करोड़ के राउंड अबाउट उनके असासे पहुंच गए हैं। वो कैसे पहुंचे? जो खुद उन्होंने कहा था कि मेरी पाकिस्तान छोड़ो लंदन कोई प्रॉपर्टी नहीं है।
وہ اپنا کاروبار ڈکلیئر کریں نا کہ ان کا کیا کاروبار ہے، کیا ان کی محنت ہے، وہ کیا ہے۔ اگر کوئی والد سے جائیداد ملی ہے، بہن بھائیوں سے، اس کو ڈکلیئر کرو، وہ کب ملی ہے، اس کے ایسٹ کیا ہیں، وہ تو بتائیں نا قوم کو۔ یہاں کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اس قوم کا درد رکھنے والا ہی نہیں ہے، درد بانٹنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اس قوم کا خیر خواہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن عیاشی ماشاءاللہ سارا پورا ٹبر کا ٹبر ہی باہر ہے۔ آج بڑے میاں صاحب کا کوئی ایک فرد ہے پاکستان کے اندر، کوئی ایک فرد؟ ویسے وہاں ان لوگوں نے بھی ان کا زندگی اجیرن کی ہو، یا وہاں کے اب مقامی لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ میاں صاحب اے کی کر رہے ہو، ساڈے لئی کے پریشانی بنا رہے ہو، باوجی کوئی سوچو ساڈے بارے۔ اب تو وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے سوچنا، وہ پروٹیسٹ شروع کرنا شروع کر دیا۔ تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ والے وہ جگہ بیچنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں فیئر لنڈن فلیٹ کم از کم، اور وہ کہیں اور مطلب انہوں نے کچھ جائیدادیں دیکھ بھی لی ہیں، چونکہ وہ لندن کے جو فلیٹ ہیں وہ مریم نواز کے نام پہ ہیں، تو لہٰذا کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہ مریم نواز جب تک وہ وہاں ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لندن فلیٹ بیچ بھی دے، لیکن ابھی یہ کنفرم خبر نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو یہ میرے اوپر توشہ خانہ والے معاملات چلا رہے ہیں اور ویڈیوز اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں میڈیا سیل، ان کے خلاف میں اب نہ صرف پاکستان کے اندر، چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس انداز سے میرے ساتھ انصاف ہوگا، لہذا میں اب ان کو لے کے جاؤں گا برطانیہ اور دبئی کی عدالتوں میں، اور ان کو وہاں میں اب ان کو کہوں گا کہ وہاں جب ظاہر سی بات ہے وہاں جب یہ ڈیفامیشن کیس کریں گے تو وہاں سارے حقائق آ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، جو یہ نون لیگ کے عطا تارر اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ باتیں کر رہے تھے فرق ہوگی فلاں ڈیٹ کو گئی، یہ وہ جو ڈیٹ بتا رہے تھے 3 اپریل کی، بالکل گئی ہے وہ، لیکن وہ یہاں سے امریکہ گئی اور امریکہ اس نے 2 گھنٹے کا صرف اسٹے کیا دبئی کے اندر، ابو ظہبی کے اندر۔ اب سوال یہ ہے، اور یہ جو حقائق ہے نا، وہ حقائق یہ ہیں کہ جو ٹریول ایجنسیز ہیں اور جو اس قسم کے لوگ ہیں جو ٹریول ایجنٹس ہیں جو اس پیشے سے منسلک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جب امریکہ کی لیتے ہو تو درمیان میں آپ کے لیے مارجن ہی نہیں ہوتا کہ کسی اور ملک کو آپ یعنی اس انداز سے ایئرپورٹ سے آپ باہر نکل سکو۔ یہ تو ویسے ہی نہیں قانون ہے نا کہ جب آپ ایک قسم کا یہاں سے آپ سعودیہ جا رہے ہیں لیکن وہ فلائٹ آ جا کے رک جاتی ہے، بایا دبئی آپ چلے جاتے ہو، لیکن جب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں 2 گھنٹے کا اسٹے ہے، 2 گھنٹے میں تو آپ کی ان آؤٹ میں پورے ہو جاتے ہیں وہاں۔ وہ کون سا پاکستان ہے کہ بڑا کوئی آدمی آیا تو اس کو پروٹوکول دے دو اور ہٹو بچو والا شور کر کے اس کو نکال دو، یہ نہیں ہوتا۔ وہاں پراپر ہر آدمی کے لیے قانون اور پروسیجر کے تحت چلنا ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور دوسرا جو ٹریول ہے جو ان کا آفیشیل ریکارڈ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فرا گوگی صاحبہ، اور یہ 3 اپریل کو یہاں سے جاتی ہے وایا دبئی، دبئی میں یہ 2 گھنٹے کا اس کا اسٹے ہوتا ہے، تو یہ 22، اور یہ اتحاد ایئر لائن اور اس کا وہ پراپر ایئر لائن کا نمبر اور ٹکٹ ہر چیز موجود ہے، یہ اتحاد ایئر لائن کے یہ تھرو جاتی ہے، اور 22 اپریل کو یہ پھر بذریعہ دبئی یہ پاکستان پہنچتی ہے۔ اور جو اس کی ٹریول ہسٹری ہے وہ یہ ہے 2019 کے اندر اس کے علاوہ فرب خاتون نے کوئی بیرون ممالک سفر ہی نہیں کیا، مزے کی بات دبئی کو چھوڑو، امریکہ چھوڑو، کسی اور ملک میں سفر ہی نہیں کیا۔ وہ ایک ٹور تھا جو اس نے کیا تھا 3 اپریل سے 22 اپریل کے درمیان، لیکن یہاں انہوں نے پتہ نہیں اس، اب یہاں سے تو اس آدمی کا جھوٹ بھی بے نقاب ہو جاتا ہے عمر فاروق کا کہ وہ خاتون میرے پاس آئی اور وہ سارا اس نے کیا یہ والا سٹائل اپنایا، تو یہاں سے تو اس کا جھوٹ ہی بے نقاب ہو جاتا ہے نا۔ اگر عمران خان اس کے اوپر مقدمہ یہ فرق کر دے نا کہ اس آدمی نے میری وہاں ڈیفامیشن حتیٰ کہ عزت کا کیس کرتے تو فرا بی بی تو آسانی سے جیت جاتی ہے وہاں، اور وہ اگر جیت جاتی ہے تو عمران کا بیانیہ کامیاب، اور جیو یہ سارے جو پروپیگنڈا سیل چل رہا تھا یہ تو زمین بوس ہو جائے گا۔ یہاں یہ لوگوں کو چند دیر کے لیے تو بے وقوف بنا سکتے، اور وہاں کی جو عدالتیں ایسی نہیں ہے کہ آپ کے 6 سال مقدمے لے کے چلیں، وہاں جو فیصلہ ہے نا وہ ٹائم پہ ہوتا ہے، وہ ایسے نہیں کہ آپ ججز کو فون یہ وہ نہیں، انصاف پہ ہوتا ہے۔ دوسرا عمران خان نے جو آج آپ نے لانگ مارچ کے حوالے سے کہا کہ میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، میں دوستی سب سے چاہتا ہوں، لیکن
गुलामी मैं किसी की नहीं चाहता, और मैं इससे बेहतर है कि गुलामी की जो ज़िंदगी है वो मेरे लिए तो मौत कबूल है, लेकिन गुलामी की ज़िंदगी मैं कबूल नहीं कर सकता। और मैं इस कौम को खुददार बनाने के लिए निकला था। और जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक पॉइंट ये हुकूमत बता दे पीडीएम, जो इसने मुल्क की तरक्की के लिए किया। कोई एक पॉइंट ऐसा बता दे जिससे मुल्क की तरक्की मुमकिन हुई हो, जिससे आवाम को फ़ायदा हुआ, जिससे आवाम की बेरोज़गारी में कमी वाक़या हुई हो, लोगों को रोज़गार मिला हो, महँगाई में कमी हुई हो, लोगों को मतलब कोई उसके अंदर अफ़क्का हुआ हो। कोई एक उन्होंने चैलेंज किया कि वो कोई बता दो। और ये वैसे हकीकत है कि इकॉनमी की सिचुएशन आप सबके सामने है। चाहे वो एक इकोनॉमिस्ट है, वो आपने गैलप सर्वे में भी देख लिया कि 88% लोग कहते हैं कि हमें हुकूमती की मुआशी जो समत है, उससे एग्री नहीं करते। उनको पता ही नहीं है कि मुल्क की समत क्या है। दूसरी जो आज की खबर थी वो ये थी, जो सबसे बड़ी वो ये है कि ख्वाजा आसिफ ने रात को जियो के ऊपर एक इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती का मामला है वो पीर से शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मुमकिन है कि बुध तक नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट भी हो जाए। और जो भी समरी आएगी और जो भी उसके अंदर नाम आएंगे, उसमें से इतफाक राय उसमें से कर लिया जाएगा। और उन्होंने एक और बात बताई कि जो इसहाक डार की सदर ममलिकत से मुलाकात हुई है, वो आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पे नहीं हुई, वो मुआशी बेस थी, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि 29 नवंबर को बाकायदा नए आर्मी चीफ की बाकायदा तकरीब होगी, और पीर को तैनाती का अमल शुरू हो जाएगा, जो कि मंगल या बुध को नाम भी सामने आ जाएगा। और इसमें इमरान खान की जो तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है वो भी नाकाम हो जाएगी। दूसरी जो अगली खबर है वो ये है कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो आईजी इस्लामाबाद हैं, जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट अदलिया के अंदर आज जमा करवाई है, और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर पीटीआई वाले किसी भी किस्म के नुकसान की जमानत देते हैं, माली जमानत, तो हम उनको हर तरह का एहतजाज, उनको सिक्योरिटी कंटेनर हटाने के लिए तैयार है, हमें कोई इशू नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो आम पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान की जिंदगी को अभी भी खतरात लाहक हैं। ये एक आईजी वफाकी पुलिस यानी वफाकी दारुल हुकूमत का आईजी क्या कह रहा है कि इमरान खान की जिंदगी को खतरात है, खतरा है, इमरान की जिंदगी मुश्किल में है, थ्रेट है। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से थ्रेट अलर्ट्स भी मौजूद हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि चूंकि पीटीआई ने 25 मई को आप यकीन दहानी के बावजूद उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हुई थी, खिलाफ वर्जी की थी, जो कि वो सबको पता है कि किसने की थी, किसने घरों के अंदर जाके फैला दीवारें फैलानी थी। क्या वो कोई आसमान से मखलूक आई हुई थी जो घरों के अंदर? ये पुलिस ही थी ना जिसने चादर चार दीवारी इज्जत की पमाली, औरतों की इज्जत नीलाम की उन्होंने, ना औरतों को बख्शा, बच्चों को ना बख्शा, शेलिंग की, अंधाधुंध बरसाए, तो वो सबको मालूम है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अभी जो अली अमीन गंडप और उनके जो दीगर पीटीआई के रहनुमाएं, उनके इश्तियाल अंगेज के हवाले से बयानात हैं, वीडियो आ चुकी हैं, और वो वजीर दाखिला को धमकी दे रहे हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने बातचीत की। दूसरा उन्होंने कहा डिप्लोमेटिक के अंदर एहतजाज से वीआईपी मूवमेंट जो एक फॉरेन जो सेटअप है, एम्बेसियां हैं, ये वो जो मामलात हैं ये मुतासर होते हैं। दूसरा उन्होंने जो मेन पॉइंट उठाया वो ये है कि हम जो एयरपोर्ट और मोटरवेज को जानने वाले रास्ते हैं, तो वो साइलिन उसकी वजह से परेशान होते हैं, लिहाजा वफाकी एजेंसी को ये इख्तियार दिया जाए कि हम लोग वहाँ जाके वो मोटरवे खुलवा सकें। इट्स मीन कि हम वहाँ जाके लोगों को सही वाला दबा सकें, उनके ऊपर चैलेंज कर सकें। अगर पीटीआई, उन्होंने कहा कि पीटीआई अगर मतलूबा ज़माना दे ये पॉइंट्स की, तो हम कंटेनर भी हटाने की तैयार है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है रखने की। और वफाकी हुकूमत मतलूबा अगर शराइ पूरी होती हैं तो सिक्योरिटी भी फराहम करने के लिए तैयार है। दूसरा जो एक और पॉइंट है वो ये है कि आजम स्वाति ने अपने ऊपर जो तशद्दुद के मामलात हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा जिन्होंने मुझे बेलिबास किया और जो तशद्दुद किया उनको मैं माफ़ करता हूँ। दूसरा, शेख रशीद ने आज एक बार फिर अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए हाईलाइट किया है कि एक तैनाती सब पे भारी है, और अगर ये सही समत में ना हुई तो मुल्क के अंदर इंतशार और जो इस किस्म के माहौल है वो जन्म लेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये हुकूमत सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए आई थी, लेकिन वक्त आने पर ये केसेस दोबारा शुरू होंगे। और उन्होंने कहा कि इस वक्त महंगाई 30% क्रॉस कर चुकी है, और लोग बिजली और गैस के बिल दे नहीं सकते, लेकिन 77 गुजरा की हुकूमत ना वहाँ में जा सकती है ना मसाइल हल कर सकती है, ये सच है। आइंदा 10 रोज कौम और मुल्क के लिए
जो आम है और इस मुल्क की तकदीर का फैसला अगले 10 दिनों के अंदर होगा। उनका यह भी कहना था कि शुगर मिल्स सियासतदानों की हैं जो वजारतों में होते हैं और सदा अवाम और किसानों को मिलती है। ये तो हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान बेचारों को बुनियादी चीज़ें नहीं मिलती, जो सारी मेहनत करता है वो ये दरमियान में आड़ती और जो ऊपर वाले लोग हैं ये ले जाते हैं। गरीब किसान को तो वो बेसिक चीज़ें ही मुहैया नहीं होती, जो अपना खून पसीना एक करके ये सब कुछ करता है। तो आखिर में चीफ जस्टिस ने भी आज एक बड़ा हाईलाइट पॉइंट उठाया। अब हो सकता है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो या उसके पीछे उनके पास कोई जाती यानी कि सिचुएशन हो उनके सामने। तो सिंध के जो ज़िला दादू हैं उनके अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो एक एप्लीकेशन दायर हो चुकी थी, तो उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा दरखास्त गुजार को कि आप ये छोटे इलेक्शन को छोड़ो, बड़े इलेक्शन की तैयारी करें। हो सकता है कि आइंदा वर्ष ये इलेक्शन हो जाए, तो लिहाजा आप ये इन इलेक्शन की बजाय बड़े इलेक्शन की तैयारी करें। तो यहाँ से हो सकता है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, ये इसके पस मंज़र उन्होंने जो मौजूदा हालात हैं उनको सामने रखते हुए ये बातचीत की हो। क्योंकि हुकूमत और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये खबरें आ रही हैं कि वो अब एक पेज पे नहीं है। तो अब ये पता नहीं उसके ऊपर सच भी है या नहीं। और दूसरी शबाज शरीफ और वो थप्पड़ वाली वो पता नहीं क्या कहानी है, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल में उस अंदाज से बात नहीं करनी चाहिए। जब तक अगर कोई हकाइक हों तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन इस किस्म की जो बातें और इदारों के खिलाफ इस किस्म की जो ट्वीट्स हैं वो या एक ट्रेंड चलवाना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अगर हकाइक है तो आप सामने रखो, किसी पर कोई वीडियो या कुछ इस टाइप का है उसको सामने ले आओ, लेकिन इस किस्म के भोंडे और झूठे किस्म के ट्रेंड चलवाना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। इससे कम अज कम इंटरनेशनल जो इमेज है वो अच्छा नहीं जाता। भले जो भी है, हमारे सौ इख्तलाफ हो सकते हैं वजीर आजम से, ये वो पसंद ना हो ना पसंद हो, लेकिन वो चूंकि इस वक्त हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो अगर दुनिया में जाता है तो हमारे मुल्क की वो एक नाम है ना, एक सिंबल बन के जाता है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस किस्म के ट्रेंड चलाना यदि कोई भी करता है तो ये नामुनासिब है। तो आखिर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।